चलिए क्लास 6 के ज्योग्राफी का जो सिलसिला है आगे बढ़ रहा है और अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि क्या है, भारत और उसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में है। इसके बारे में हम लोग देखने वाले। देखिए क्या है ना कि जो नया एनसीईआरटी है वो और जो पुराना एनसीईआरटी है वो दोनों में जो चैप्टर है दोनों मिला करके हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डाटा जहाँ पे डाटा होता है जो वर्तमान में होता है, चेंज अगर हो रहा है डाटा तो वो क्या कर रहे हैं, हम वर्तमान वाला ले रहे हैं, बाकी जो है पीछे वाला भी हम लोग पढ़ रहे हैं। चूँकि क्या है ना कि नए वाले एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम हो गया है चैप्टर, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले। भारत की जलवायु के बारे में, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। याद रखिएगा, बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं है। क्या याद रखना है हमारे लिए? मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन क्या है? मौसम है। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें तापमान, वर्षा, सूरज की विकिरण इत्यादि शामिल है। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है मतलब वो मौसम है, और दिन प्रतिदिन का, ऐसा नहीं कि लंबे समय का हम ले लें, लंबे समय का नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, मौसम में कभी गर्म कभी ठंडा। ठीक है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? मौसम है। जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जहां ऊनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलती हैं, और जब ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलेंगी तो हम लोगों को ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलती है, और जब क्या होंगे, ऐसा जब ठंडी लगेगी तो हमको गर्म कपड़े भी चाहिए। ठीक है, और गर्म कपड़े चाहिए और साथ ही साथ हमें गर्म खाना भी पसंद पड़ता है, क्योंकि ठंडा के मौसम में कोई ठंडा चावल थोड़े खाना चाहेगा, खा के आएगा, गल करेगा। ठीक, चलिए, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से प्रमुख मौसम होते हैं सो देख लेते हैं। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक सर्दी का मौसम, मार्च से लेकर के मई तक गर्मी का मौसम, और उसके बाद जो है वर्षा का मौसम, जून से लेकर के सितंबर तक दक्षिण पश्चिम का मानसून। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम का मानसून कब से? जून से लेकर के सितंबर, और इस ऋतु को कहते हैं वर्षा। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक मानसून लौटता है और इसको कहते हैं शरद। ठीक, तो मेनली 4 बांटा गया है, उससे एक बसंत भी होता है बीच में। ठीक, सर्दी और गर्मी के बीच वाला मौसम। फिर भी 4 जो है मौसम है, देख लेते हैं क्या क्या है। ठंडी, शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, और यही शीत ऋतु कहलाता है। बहुत कम है, बहुत कंसाइज वे में दिया गया है, बहुत ही कम दिया गया है। बेसिकली क्या होता है ना कि वो सूरज की किरण जो है ना उधर मकर रेखा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ थोड़ा सा मुड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उधर रहती है अभी। चलिए आइए, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है, दिन का समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती है, जिसे लू कहा जाता है। लू क्या होता है? दिन के समय में जो है गर्म और शुष्क पवन चलती है, जिसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो गर्मी का मौसम हो गया। चलिए अब आइए वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा मानसून आगे बढ़ने का मौसम है। मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। यह समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। समझिएगा, समुद्र से क्या हो रहा है? स्थल की ओर बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। वे अपने साथ क्या लाती है? नमी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है? वर्षा होती है। बस सिंपल सी चीज़ें। आइए शरद ऋतु या फिर मानसून लौटने का मौसम। इस समय पवन स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो इस मौसम में वहाँ पे चावल की भी खेती होती है। याद रखिएगा। ठीक है, अब जलवायु क्या होता है सो समझिए। जलवायु
किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है? वाई कहलाती है। दिन प्रतिदिन क्या हुआ मौसम, और बहुत लंबा समय जो है लगभग 30 वर्ष का समय लिया जाता है, ठीक है। जो मौसम का जो औसत होता है, औसत दशा, उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्लियर? आगे आइए। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, किससे? मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु जो है कहाँ की है? भारत की जलवायु मेनली क्या है? मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मौसम, ठीक। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। अब समझिए, अधिकतर वर्षा किससे होती है? मानसून पवन से होती है, और इसलिए मानसून बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि भी इसी वर्षा पे निर्भर करती है। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए तो मानसून और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, ठीक। चीज़ें के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए आइए। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। जलवायु किस किस पे डिपेंड करती है? पूछ लेगा, कहीं दे देगा ऑब्जेक्टिव में किस किस पे डिपेंड करती है। उसका तो कूट दे देगा बनाने के लिए 1 2 3 या केवल 1 केवल 2, इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछता है उस तरीके का देगा कि जलवायु की स्थिति किस किस पे डिपेंड करती है। तो स्थिति, जो ऊंचावच है उसकी ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी और ऊंचावच, ये सारी चीज़ें हैं, इस पे क्या करती है? निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, ठीक, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीले ठंड पड़ती है, ठीक। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है, वे न तो अधिक गर्म रहते हैं न ही अधिक ठंडे रहते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे गर्म बतलाइए कहाँ जगह है, तो राजस्थान का जैसलमेर और क्या है? बीकानेर। सबसे ठंडा जम्मू कश्मीर का द्रास और कारगिल का क्षेत्र। वैसे तो लेह लद्दाख भी है ना, अब नहीं है ना, तो वहाँ भी, तो वहाँ तो और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। लेह लद्दाख हमारा है भाई। आगे क्या है? मुंबई और कोलकाता का मध्यम है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्मी रहता है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय स्थित मौसिनराम में होता है, ठीक। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मौसिनराम मेघालय में होता है। अब ये एक पेड़ है, इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ तक जो है झाड़ी की परत होती है, ये तरुण वृक्ष है, ये बितान है उद्गामी, यानी कि ये 1.5 मीटर है, 5 मीटर, 20 मीटर और 40 मीटर, और ऊंचाई के हिसाब से जो है किस किस प्रकार के वन पाए जा सकते हैं वो बतलाया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार मैप, ठीक से, ठीक। नीचे में भूमि परत 1.5 मीटर 5 मीटर तक वाले जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? झाड़ी वाली परत होती है। फिर तरुण वृक्ष हो गए, फिर बितान वाला जो हो गया वो हो गया, उद्गामी परत हो गया, ये वृक्ष की है। चलिए आइए, प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना अधिक अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ में शाखाएं होती है, शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम तथा कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, ठीक ना, जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। सिंपल से समझिए कि अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहा है कि कुछ पौधे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? झाड़ी कहा, जैसे कैक्टस और फूल के पौधे इत्यादि, ठीक है। कुछ पौधे होते हैं लंबे होते हैं, ठीक, तो उनमें भी क्या होते हैं? कुछ में शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम हो गए। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा कम होती है, जैसे नारियल हो गया। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। 9th क्लास में फिर से हम लोग 9th या 10th में हम लोग फिर से देखने वाले हैं इसको,
ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजे उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वर्षा की मात्रा पे ही पौधे की ऊंचाई डिपेंड करती है ना। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब आगे का जो कहा है कि हम लोगों को वनों की आवश्यकता है ही क्यों? भाई ये तो स्टूपिड सा क्वेश्चन हो गया ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिनको हम क्या करते हैं? सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जिनको शुद्ध करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती है। इसी प्रकार मिट्टी के अपरदन को रोकती है। ठीक, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो है कितना मतलब घनत्व है सो दिखाया गया है। चलिए, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाह, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक, वन एवं वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन जो है वन्य जीवों के क्या हैं? प्राकृतिक निवास हैं। ठीक, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। सिंबल सा है कि हम पेड़ पौधे को कैसे बचा सकते हैं। ठीक, उतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, कूट में दे देगा क्वेश्चन इस तरीके की, हम वनों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ दे देगा। चलिए, अब ये यहाँ पे जो है वन का कुछ जो है उपयोग दे दिया। देखिए, वन ऑक्सीजन देता है। शहद, फल, गोंद, लाह, लद्दाख कह रहे हैं, गोंद, लाह वन जीवों का प्राकृतिक निवास है। इमारती लकड़ी दे रहा है, रबर दे रहा है, फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाई, इतना सारा चीज़ दे रहा है कौन? वन। इतने सारे फायदे हैं। साथ ही साथ क्या कर रहा है? मिट्टी को बांध करके रख रहा है, जिससे मिट्टी का अपरदन रुकता है। वन्य प्राणी देख लीजिए, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थल होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का क्या होता है? निवास स्थल होता है क्या? वन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं समझिएगा कि टाल रहे हैं। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। याद रखिएगा। यह जो है देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में जो है एशियाई शेरों का निवास स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात का गिर वन जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक से सिंह वाले जो है गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। टीआरई के जो था एग्जाम, उसमें क्वेश्चन था कि एक सिंह वाले जो गेंडे हैं किधर मिलेंगे हमको, तो असम था ऑप्शन में, उसमें मारना था। ठीक है, हाथी जो है केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। याद रखिएगा, हाथी कहाँ? केरल और कर्नाटक में। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ हम लोगों को देखने को मिल जाता है। आ गया ये ऊँट जो है भारत के रेगिस्तानी तथा जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण में कौन पाया जाता है? जंगली गधा कच्छ के रण। याद रखिएगा इतना चीज़। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चर्चा कर लें। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुजरात में। एक सिंह वाला जो गेंडा है वो असम में। हाथी केरल और कर्नाटक में। ऊँट जो है रेगिस्तान में। ठीक, और जंगली गधा जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो मत भूलिएगा आप लोग। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? हाथी कहाँ पाया जाता है? और जंगली गधा जो है ये कहाँ पाया जाता है? बाकी जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आगे आइए, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जानते हैं। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। अब वही है कि कुछ नाम बतला सकते हैं तो बतलाइए, ठीक है। आगे आ जाइए, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा और करैंत क्या हैं, प्रमुख हैं। ठीक, सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा और करैंत क्या है, प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, जो कि 1973 में आया था, बाघ परियोजना याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, शायद टीआरई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था, 1973 में। एवं हस्ती परियोजना हाथियों के लिए, जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, कुछ नाम वही कहेगा कि पशु विहार का नाम उमा बतलाइए। तो जो इम्पोर्टेंट था वो समझ लीजिए। बाघ परियोजना एक बार देख लीजिएगा, 1973 में शुरू किया गया था। आगे आ जाइए, आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर एवं विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थ को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा। देखिए, एक चीज़ क्या है, जीवों का शिकार हो रहा है, क्यों? सामान के लिए। अगर हम उनसे बने सामान ही खरीदना बंद कर दें, जब उनकी मांग ही बंद कर दें, तो भाई वो क्यों करेंगे शिकार? ठीक है, इसलिए हम अपने स्तर पे इतना चीज़ कर सकते हैं कि जो उनके जो पंख जो होते हैं, मोर के पंख, भाई हम खरीदेंगे ही नहीं, हटाओ, नहीं खरीदेंगे। जब खरीदना ही बंद हो जाएगा तो क्यों जाएंगे? पागल थोड़े हैं जाएंगे मोर को मार करके और उनका पंख लेने के लिए। ठीक है, तो अपने स्तर पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब प्रवासी पक्षी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। प्रवासी पक्षी क्या होता है कि कुछ विशेष मौसम में जो है ना आते हैं रहने के लिए, दूसरे जगह से आए हुए पक्षी। तो कुछ पक्षी जैसे कि पिंटेल बत्तख हो गया, कार्लियू हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ऑस्प्रे हो गया, लिटिल स्टिंट हो गया, प्रत्येक सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, सबसे छोटी जो पक्षी होती है उसका नाम क्या है? लिटिल स्टिंट है। उसका वजन कितना होता है? 15 ग्राम है। आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। सोचिए, याद रखिएगा लिटिल स्टिंट के बारे में, 15 ग्राम उसका वजन होता है। एक प्रवासी पक्षी है। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर को देख लें। भारत की कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? तो मानसूनी पवन। क्यों महत्वपूर्ण है जानते ही हैं, खेती भाई निर्भर करता है उस पर। ठीक है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बतलाइए। तो गर्मी, सर्दी, उसके बाद शरद है, और एक क्या था? वर्षा, मानसूनी वाला। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो ऐसा वनस्पति जिसमें मानव की सहायता नहीं लगी है, वैसा वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। आइए इसमें देखें कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मासिनराम है। जंगली बकरी हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाएगा? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? समुद्र से लेकर के स्थल तक चलती है। ठीक, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। चलिए आइए भरने वाला भी देख लेते हैं। गर्मी के दिन में दिन के समय शुष्क एवं गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में दैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, समझिए, जब लौटती हुई मानसून जब जाती है सितंबर के टाइम में, अक्टूबर के टाइम में, उस समय। ठीक है, गुजरात के डैश का निवास है। तो गुजरात के जो गिर वन है वो एशियाई शेर के लिए क्या है? एशियाई शेर का निवास स्थल है। ठीक, तो ये रहा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, और 6th क्लास जो है इसके साथ ही क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो चलिए फाइनली हम लोग 6th क्लास ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 7th क्लास पे।